नमस्कार। 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ गया है और जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएँ, बधाई और आशा है मेरी हम सभी की कि आप मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण हों और फाइनली सेलेक्ट हों। अनफॉर्च्युनेटली जिनका नहीं हुआ है, उनको भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। यह उनके लिए एक सीख है कि आखिर उनकी समस्या कहाँ रह गई और कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, इसकी भी सीख उससे मिलती है। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। यह एक जर्नी है पूरी तरीके से, इसलिए उसमें दुखी नहीं होना। जो मुख्य परीक्षा होती है बीपीएससी में, अगर पहले दिया है किसी ने, उसको आइडिया होगा ही। अगर नहीं दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बात बता दूँ कि एक पेपर जो उसका है 68वीं, 69वीं और 70वीं में, तो 68वीं जो बीपीएससी हुई, उसमें जो एक पेपर है वह पूरी तरह निबंध को डेडिकेटेड पेपर बना दिया है कमीशन ने। और 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, 3 खंडों से एक-एक निबंध लिखना होता है। तो निबंध को लेकर बहुत संवेदनशील हो गया है कमीशन। निबंध की जो खासियत है हर परीक्षा में, वो तो अपनी जगह पर है। निबंध हम अपने विचार रखते हैं, हम अपनी बातें परीक्षक तक पहुंचाते हैं, तथ्यों से सिद्ध करते हैं उसको, तर्क देते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हम निबंध के माध्यम से परीक्षक तक पहुंचाते हैं। बीपीएससी के निबंध के पेपर में एक बड़ी ही विशिष्ट बात है, जो कदाचित या शायद किसी दूसरे परीक्षा में नहीं है। वो खासियत यह है कि इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों पर निबंध पूछे जाते हैं और आपको एक निबंध उसमें लिखना है। अब लोकोक्ति और मुहावरे होते क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए पहले तो। दूसरी बात यह आनी चाहिए समझ में कि आखिर ऐसी ऐसे विषय जो या तो कोई मुहावरा है या कोई लोकोक्ति है, उसको अक्षरशः उसी रूप में रखकर यह कहा गया कि आप इस पर अपने विचार रखिए और उसको अपने विचार को तर्कों से, तथ्यों से सिद्ध कीजिए। तो ऐसी कौन सी वजह है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों पर निबंध पूछ रहे हैं? दैट इज ऑल्सो टू बी सीन। वह भी हमें समझ में आना चाहिए। अगर हम यह कहना चाहें कि मुहावरे और लोकोक्ति जो भी पूछा गया, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, बड़ा चर्चित, सबने सुना ही होगा। तो अब इसको जब परीक्षक लिख रहा है, कमीशन लिखता है, तो शब्द यही है, केवल स्क्रिप्ट बदल दी उसने, अनुवाद नहीं किया इसका। जैसे यह नहीं लिख रहा है कि हाफ फिल्ड बॉल, यह नहीं लिख रहा, वह लिख रहा है रोमन स्क्रिप्ट में अधजल गगरी। इसका मतलब है यह ट्रांसलेशन नहीं होकर ट्रांसलिटरेशन है। केवल लिपि का बदलाव है कि हम देवनागरी में नहीं लिखकर हम उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। पर्पस उसका क्या है, कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उसका, कि अगर हमने उसका अनुवाद कर दिया, तो बहुत अच्छा अनुवाद भी अगर कर दिया, तो भी उसका जो मूल तत्व है, इसेंस, वो शायद नष्ट हो जाएगा। जो उसकी स्थानिकता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए उसको उसी भाषा में दूसरी लिपि में हमने लिख दिया, ट्रांसलिटरेट कर दिया उसको, ताकि हम जो लिख रहा है निबंध, उसकी क्षमता भी देख सके, यह भी देख सके कि क्या स्थानिक जो बातें होती हैं उसकी समझ उसके पास है अथवा नहीं है। इन सारी बातों पर गौर कर दें अगर, तो हम उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके तर्क देने की क्षमता, उसकी व्याख्या करने की क्षमता, ऐसी बहुत सारी चीजों का परीक्षण हम कर ले सकते हैं। तो शायद इन्हीं उद्देश्यों से कमीशन ने ऐसी बात रखी है अपने इस पेपर में। 300 अंकों का पेपर है, बहुत मायने रखता है आपके सिलेक्शन में, इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको, जैसे आप जीएस के 2 पेपर तैयार करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे को
अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो यह ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। क्योंकि सामान्य अध्ययन में क्या है कि सामान्य अध्ययन में जो भी सिंसियर छात्र है, मोर और लेस उसके पास तथ्य उतने होते हैं। तो हम ऐसा अंक नहीं देखेंगे उसमें कि किसी को बहुत अच्छा है तो किसी को बहुत खराब है। सामान्यतः ऐसे अंक नहीं आते, मोर और लेस एक जैसे अंक लगभग सभी छात्रों के पास होते हैं। लेकिन निबंध एक ऐसा पेपर है जिसमें आप अपना विचार लिख रहे हैं, आपकी लेखन शैली कैसी है, आपके विचार करने की क्षमता कैसी है, आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आपके आपकी शब्दावली कैसी है, आपका तर्क कैसा है, बहुत सारी बातों पर हम दूसरों पर एडवांटेज ले सकते हैं। तो निबंध का जो पेपर है उसमें तुलनात्मक रूप से अधिक अंक सामान्य अध्ययन की तुलना में लाए जा सकते हैं। इसलिए मुझे जहां तक लगता है कि मेंस की परीक्षा में जितना ध्यान आप सामान्य अध्ययन के पेपर्स पर दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ध्यान निबंध के पेपर पर दिया जाना चाहिए। राइट। मैं यहां सबसे पहले आपसे बात यह करूंगा कि दो शब्द हैं हमारे पास। एक है मुहावरा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इडियम्स, और एक है लोकोक्ति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवर्ब। ये दोनों क्या है? जैसे अभी जो उदाहरण दिया मैंने कि अधजल गगरी छलकत जाए, अंगूठा दिखाना, इसका मतलब है कि एक ऐसा भाग है वाक्य का जो अपने आप में पूरा नहीं है, वो एक वाक्य का छोटा भाग है, वाक्यांश कहते हैं उसको। वाक्य का एक अंश है जो कहीं पर अगर हम प्रयोग में लाएं तो एक वाक्य बन जाता है और उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ निकल जाता है। तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, धोखा दे दिया उसने, तो हम उसका एक विशिष्ट अर्थ निकाल लेते हैं अगर हमने उस वाक्यांश का उपयोग या प्रयोग हमने एक वाक्य में कर दिया है। तो मुहावरों की खासियत यह होती है कि मुहावरे एक प्रकार के वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग वाक्य में किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि एक विशिष्ट अर्थ प्राप्त होगा। दैट इज व्हाट द इडियम, मुहावरा जिसको कह रहे हैं वह है। दूसरी तरफ जो लोकोक्ति है, नाम ही से पता चल रहा है, लोक का मतलब है जनता, जनता की अभिव्यक्ति है, जनता की उक्ति है, अभिव्यक्ति है। जनता ने जो कहा, लोगों ने जो कहा, वह लोकोक्ति है। इसका मतलब कि लोग कहां के, तो स्थानिक जो विशेषता है उनकी, कि हम किसी गांव किसी क्षेत्र के, जैसे मान लें मिथिलांचल बिहार में, कि मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहां बहुत सारी बातें ऐसी प्रचलित हैं या होंगी, हर क्षेत्र में होंगी, जिसमें हम स्थानीय भाषा में अपनी बात कहकर हम एक गूढ़ अर्थ बताना चाहते हैं। राइट। जैसे एक उदाहरण देखें इसका, कि जो निबंध पूछा गया है इस लोकोक्ति के सेगमेंट से, जैसे ये देखिए, ये लिख रहा है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छय, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छय। ये स्थानिक भाषा है। अंग्रेजी में क्या है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छय। ये अभी मैंने कहा कि ट्रांसलिटरेशन, इट इज नॉट द ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद नहीं किया। अनुवाद कर देंगे तो इसका मूल तत्व जो है, इसेंस, वही नष्ट हो जाएगा। दूसरा, पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बकरा। ये स्थानिक भाषा है, स्थानीय लोगों ने जो बात कही है और उसके माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश की है, दैट इज
प्रॉपर, उसको लोकोक्ति कहते हैं। इसका मतलब कि लोकोक्ति वाक्यांश नहीं है, लोकोक्ति पूरा वाक्य है जो किसी खास क्षेत्र की संस्कृति, वहां की स्थानिकता को अभिव्यक्त करती है, अनुभव सिद्ध होती है और लोगों में प्रचलित बातों को अभिव्यक्त करती है, एक विशेष अर्थ निकालती है। ऐसे बहुत सारे गुण लोकोक्ति में होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात करती है। तो पहली बात इसमें क्या हो जाएगी लोकोक्ति में, यह अनुभव सिद्ध है, एक। दूसरा, स्थानिक गुण है इसमें, लोकल, स्पेशल, उस खास क्षेत्र का गुण है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से उत्पन्न विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्य। ऐसे कुछ गुण हमें दिखाई देते हैं लोकोक्तियों में। इसके अलावा आम जो अवधारणा है, कॉमन मास में, सामान्य जन में जो धारणा प्रचलित है, उसकी अभिव्यक्ति है कि आम धारणा की अभिव्यक्ति। ऐसे गुण हमें लोकोक्ति में दिखाई देते। तो ये दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं मुहावरों पर और लोकोक्तियों पर। जो अभी मैं दिखला रहा था आपको, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे, पानी में मछलिया नौ नौ कुटिया बकरा, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, ना हाथी न घोड़ा हुई है। इसके अलावा अगर हम 69वीं में देखें, यहां लिखा है, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला। बिन समाज के बोली, क्या समाज नहीं रहे, अगर समाज नहीं है तो हमारी बोली हो सकती है क्या? या बिना बोली के, बिना भाषा के समाज हो सकता है क्या? तो भाषा और समाज के बीच का संबंध देख रहा है। धोबिया का कुकुर न घर के न घाट के, आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा, अनेर धुनेर के राम रखवार। राइट? तो 4 निबंध, 4 टॉपिक ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसमें से आपको एक पर निबंध लिखना है। और कितने में लिखना है? यहां लिखा है लगभग 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना। अब 70वीं का पेपर देखें। ये तो खंड 1 और खंड 2 है। खंड 3 में देखिए, बनले के साथी सब केहू है और बिगड़ले के केहू नाही, जियते माछी नाही घुटाई, बाप का नाम साग पात और बेटा का नाम परोर, जैसन बोबा उसने कटबा। इस तरह के मुहावरे लोकोक्तियां हमसे पूछी गई अब तक 12 में से आपको 3 लिखना था, प्रतिवर्ष एक एक लिखना। आने वाले समय में भी 71वीं मेंस में भी 4 ऐसे टॉपिक होंगे। अब क्या है, आपको समझना क्या है इसमें, लोकोक्तियां तो लाखों हो सकती हैं। कौन सी लोकोक्ति और उस लोकोक्ति को किस संदर्भ में लिखा जाए? तो संदर्भ यह बताएगा कि आप प्रशासक बनने वाले, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप प्रशासक बनने वाले हैं। तो प्रशासन में जो कार्य होता है वो क्या होता है? समस्या समाधान, नीतियों को लागू करना, जन कल्याण, इस तरह के कार्य करता है प्रशासन। तो प्रशासन से संबंधित या प्रशासन के संदर्भ से जुड़ने वाले
जो मुहावरे या जो लोकोक्तियां होंगी उनके पूछे जाने की संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक होंगी। ये बहुत स्वाभाविक है। दूसरी तरफ अगर आप निबंध लिख रहे हैं एक प्रशासक की हैसियत से, तो आपकी जो भाषा होगी वह भाषा भी प्रशासन के संदर्भ में होनी चाहिए, ताकि हम अधिक से अधिक अंक उसमें ला सके। तीसरा कि जो लेखन कौशल है या जो तार्किक व्याख्या है, तो तर्क लाने के लिए हम अन्य स्रोतों से, अन्य क्षेत्रों से, अन्य विषयों से कुछ तथ्य लाएंगे और उससे उसको तर्क के आधार पर सिद्ध करने की कोशिश करेंगे जो हमने बात अपनी कही है। इसके साथ साथ आपको उस लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ भी बताना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको यह बताना है कि लोकोक्ति में सामान्यतः प्रशासन की कार्यप्रणाली और उद्देश्यों से संबंधित टॉपिक होंगे। कहीं ना कहीं उसका प्रशासन से लिंक होगा, थोड़ा बहुत। दूसरा है बिहार की विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हो सकती है। ठीक है। तो अगर प्रशासक है कोई, तो प्रशासक को भी संस्कृति और समाज की समझ होनी चाहिए ना, तभी वो नीतियों को लागू कर पाएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से संबंधित होंगी ऐसे विषय हो सकते हैं, संबंधित टॉपिक। ठीक है। अब इसका जो उद्देश्य है पूछने का वो यह है कि अभ्यर्थी की समझ का परीक्षण करना है। कैसी समझ? बिहार के समाज और उसकी संस्कृति की समझ कर, इसी उद्देश्य से आपसे निबंध पूछा जा रहा है इस सेगमेंट, और इसीलिए उसका अनुवाद नहीं करके हमने केवल लिप्यांतरण किया है, लिपि का परिवर्तन कर दिया। इट इज कॉल्ड ट्रांसलिटरेशन। लिप्यांतरण कहते हैं उसको, लिपि का परिवर्तन कर दिया। यह है जो लिखने की बात आती है। जब निबंध लिखा जाएगा तो लिखने में हमें ध्यान क्या क्या रखना है? सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। क्या है उसका अर्थ? अभी मैं एक उदाहरण देकर बताता हूं। दूसरा बताना है कि उसकी प्रासंगिकता कितनी है, कितना रेलिवेंट है वो, कितना व्यवहारिक है, कितना सटीक है, आज के समय में कितना उपयोगी है, यह बताना है। तीसरा उसका भावार्थ बताना है, उसके अंदर छुपी हुई कौन सी बात है। क्योंकि लोकोक्ति जो होगी वो एक खास बात कह रही है, साधारण भाषा में कोई गूढ़ बात कह रही है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर है। अगर इसको अंग्रेजी में कहें कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अगर विज्ञान काम कर रहा है और धर्म नहीं है, तो नैतिकता का समावेश विज्ञान में नहीं होगा और वैज्ञानिक जो विकास होगा वो अनैतिक हो सकता है। लेकिन अगर धर्म को विज्ञान का समर्थन नहीं दे तो धर्म रूढ़िवादी हो जाएगा और अंधा हो जाएगा, मतलब वह रूढ़िवाद से ग्रसित हो जाएगा। तो धर्म और विज्ञान का बहुत गहरा संबंध है, और एक तरफ धर्म से नैतिकता विज्ञान में,
और विज्ञान से तार्किकता धर्म में दी जाती है। यह उस वाक्य का गूढ़ अर्थ है, तो हम उसके भावार्थ की व्याख्या करेंगे। दूसरा, भावार्थ के आधार पर अपने विचार रखेंगे। विचार की पुष्टि के लिए तथ्य और तर्क रखेंगे और फिर बताएंगे निष्कर्ष उसका। ये पॉइंटर्स होंगे आपके किसी भी लोकोक्ति के लिखने में। और जैसे हम इस तरीके से लिखेंगे तो अपने आप ये ओरिएंटेशन प्रशासन का हो जाएगा। जैसे एक टॉपिक है हमारे सामने मेरे, हाथी चले बाजार कुक्कुर भौंके हजार। अब इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखना हो तो हाथी कौन है? एक जानवर है, राइट। बाजार का मतलब हो गया सार्वजनिक स्थल, राइट। कुकुर का मतलब है कुत्ता, यह भी एक जानवर है। भौंकने का मतलब होता है चिल्लाना, और हजार का मतलब होता है अधिक संख्या। ये उसका शाब्दिक अर्थ है कि जब हाथी सार्वजनिक स्थल पर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य की आलोचना करने वाले लोगों की संख्या बहुत होगी, लेकिन मेरे पास धैर्य इतना है और मेरे विचार इतने सशक्त हैं कि मैं उन आलोचनाओं से नहीं घबराता, नहीं डरता। तो आलोचना के डर से व्यक्ति को कार्य रोकना नहीं चाहिए, यह मैसेज दे रही है यह लोगों। गांधी ने एक समय इस संबंध में एक बात बहुत अच्छी कही है कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, एंड देन दे विल एक्सेप्ट यू। कि पहले लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे और अंत में आपको स्वीकार करेंगे। क्यों उपेक्षा क्यों करेंगे? आलोचना, यार ऐसा क्या कर सकता है। दूसरा, हंसेंगे कि ये पागलपन है, ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे अगर वह व्यक्ति अपना कार्य करता जा रहा है स्ट्रांगली और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो उसको आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आलोचना से वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो व्यक्ति के अंदर धैर्य का गुण अवश्य होना चाहिए, विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आलोचना के भय से मुक्त होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है और तभी उसका वह लक्ष्य निर्धारण कर सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बेसिक थीम आपको बता रहा हूं मैं, अभी तो आपको पूरी तरह निबंध नहीं लिखवा रहा, लेकिन आपको एक बेसिक थीम बता रहा हूं कि हमने पहले उसका शाब्दिक अर्थ बताया, फिर उसका भावार्थ बताया, और यही भावार्थ बता रहा है कि यह कितना प्रासंगिक है। अब हम इसको उदाहरण दे सकते हैं कि अगर धैर्य है तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि पेशेंस एंड परसिवरेंस आर द कीज टू सक्सेस। धैर्य और दृढ़ता सफलता की कुंजी है। तो धैर्य का होना अनिवार्य है, और हम जीवन में अगर धैर्य रखेंगे और दृढ़ विचार रखेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति रखेंगे, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाएंगे और हमें कोई समस्या नहीं होगी, हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, और विशेषकर हम आलोचना से भयभीत नहीं होंगे। यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में
सहायक होगा, ऐसा कह सकते हैं इस निबंध के माध्यम से। दूसरा एक निबंध इसी तरह का है कि आन्हर कुकुर बतासे भौंके। आन्हर कुकुर बतासे भौंके। आन्हर का मतलब होता है अंधा, कुत्ता का मतलब हो गया, कुकुर का मतलब हो गया जानवर है, कोई इकाई है, ठीक। बतासे भौंके का मतलब होता है बिना विचार के, और भौंकने का मतलब है बोलना या चिल्लाना। तो जो अंधा है, अगर कोई कुत्ता अंधा है तो वो ऐसे ही भौंकता रहेगा, कुछ दिख नहीं रहा उसको। इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज देख नहीं पाते तो हम ऐसे ही बोलते हैं, बिना किसी तथ्य, बिना किसी तर्क के हम इसी तरीके से बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि हमारे पास तथ्य और तर्क मौजूद नहीं है, जब तक कि हमने उनका अवलोकन नहीं कर लिया, तब तक हमें अपनी बात कहने का तब तक हमें अपनी बात कहनी नहीं चाहिए। यह बता रहा है कि बिना अवलोकन के हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अवलोकन से अवबोधन होता है, परसेप्शन। अवबोधन से विचार सृजित होते हैं और इसी विचार की अभिव्यक्ति होगी। अगर हमने बिना अवलोकन के कहा तो हमारे पास कोई विचार नहीं होगा, हमारी अभिव्यक्ति खराब हो जाएगी और हमारा अवबोधन भी नहीं होगा। तो हम कोई भी बात कभी भी कह सकते हैं जिससे व्यक्तित्व की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाएगी और हम विकास के मार्ग से भटक सकते हैं, समाज के साथ हमारा समायोजन नहीं होगा। ऐसी कई तरह की समस्याएं उभर कर आ जाएंगी। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, बिना सोचे विचारे और बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य के, बिना अवलोकन किए अगर हमने बात कही है तो यह समस्या का कारण बन सकता है, यह समस्या का कारण बनेगा ही, और हम विकास की मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे या आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यह देखें कि चाहे कोई भी टॉपिक है निबंध का, उसमें यहां देखें, 68वीं से ही एक टॉपिक लेते हैं हम लोग। अभी जो बताया था मैंने कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे। तो धर्म और विज्ञान के बीच का संबंध यह स्टैब्लिश करता है यह वाक्य, और यह कह रहा है कि विज्ञान चल नहीं सकता, मतलब विज्ञान में नैतिक गुणों का अभाव हो जाएगा अगर धर्म के साथ उसका संबंध नहीं हो। तो धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है जैसा हमें लगता है। धर्म एक तरीके से विज्ञान को नैतिक आधारों पर विकसित कराता है और विज्ञान धर्म को तार्किक और विवेकशील बनाता है। तो हम धर्म में अंधविश्वास, रूढ़िवाद से बचते हैं अगर विज्ञान का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर हमारे पास आता है तब। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया कि हम पहले उसका अवलोकन करेंगे, फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे और तब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऑब्जर्वेशन, देन कंपैरिजन, देन एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन कंक्लूजन। ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति या साइंटिफिक टेम्पर की बात कही जाती है। तो जब धर्म और विज्ञान के संबंध की बात कह रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि धर्म जहां विज्ञान को नैतिक आधार प्रदान करता है, वहीं विज्ञान धर्म को विवेकशील, विवेकपूर्ण और विवेकशील बनाता है ताकि हम अंधविश्वास और रूढ़िवाद से बच सकें। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम यह देखें कि चाहे कोई भी टॉपिक है निबंध का, उसमें 68वीं से ही एक टॉपिक लेते हैं हम लोग। अभी जो बताया था मैंने कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे। तो धर्म और विज्ञान के बीच का संबंध यह स्टैब्लिश करता है यह वाक्य, और यह कह रहा है कि विज्ञान चल नहीं सकता, मतलब विज्ञान में नैतिक गुणों का अभाव हो जाएगा अगर धर्म के साथ उसका संबंध नहीं हो। तो धर्म एक तरीके से विज्ञान को नैतिक आधारों पर विकसित कराता है और विज्ञान धर्म को तार्किक और विवेकशील बनाता है। तो हम
तो ऐसी स्थिति में जो बात मैंने कहने की कोशिश की थी आपको, कि जो आपके पास कोई भी टॉपिक आएगा, किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है? आपको शाब्दिक अर्थ बताना है उसका, उसके बाद उसका भावार्थ बताना है, उसकी प्रासंगिकता बतानी है। भावार्थ के आधार पर आपको अपने विचार रखने हैं। उन विचारों को पुष्ट करने के लिए आपको तथ्य और तर्क चाहिए, जो हम आर्थिक से, सामाजिक से, पर्यावरण से, विज्ञान से, जिन जिन क्षेत्रों से हम कर सकते हैं, उतने तथ्य और तर्क चाहिए। और अंत में फिर आपको निष्कर्ष लिखना है कि आखिर आपने उसका अर्थ क्या समझा है। इस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छा अंक आएगा निबंध में, और इस तरह के निबंध लिखने में समस्याएं नहीं आएंगी। राइट? तो एक बार फिर से जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उनको मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामना है। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जो क्लासेस चल रही हैं, ऐसे की क्लासेस चल रही हैं अभी, और आप डिटेल्स में डिस्कवरी से बात कर सकते हैं। और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।